हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। 2 लेक्चर हो चुका था, ये तीसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओम्स लॉ। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? ओम्स लॉ के बारे में सीखने वाले हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, बस आप लोगों को सिखाया गया होगा कि V बराबर आई आर, V प्रोपोर्शनल टू आई होता है, लेकिन इसके बिहाइंड आइडिया क्या था वो नहीं बताया गया। तो आई एम गोइंग टू टेल। द आइडिया वाज, एज वी स्टडीड, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स and there is some potential difference VAV, then current starts to flow. So this was the behavior that made interested George Simon Ohm, the German physicist, to study about this, कि how the potential difference decides the current. What are the relations between potential difference and current? How it changes, which depends on which. Okay, so George Simon Ohm, basically we know him as Ohms, he performed a series of experiment. उन्होंने क्या करा? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा और ऑब्जर्वेशन को नोट किया. आफ्टर noting down observations, what he found is the ratio between V by I bears a constant ratio. जब इन दोनों का हर एक ऑब्जर्वेशन में रेशियो निकाला तो देखा क्या है? कांस्टेंट है. ओके, देन व्हाट ही कंक्लूडेड दैट इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर remains same, then the potential difference and the current flowing through that conductor bears a constant ratio. This is what the statement who Ohms give. But for our sake, what we have done it, V proportional to I. हमने उसी को क्या बना के रख दिया है? V proportional to I. क्या ये संभव है? ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये करंट पे डिपेंड कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है. टेक एन सिंपल एग्जाम्पल. सपोज दिस इज बैटरी. इट इज़ नॉट अ बैटरी, आई नो ये बैटरी नहीं है. सपोज इट इज़ ए बैटरी एंड इट्स पोटेंशियल ड्रॉप इज फिक्स्ड. घर में यूज करते हैं ना, सेल बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल बैटरी यूज करते हैं, क्या उसका रेटिंग फिक्स रहता है ना कि हाँ ये 5 वोल्ट का बैटरी है. या घर में इन्वर्टर के साथ जो यूज करते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट का बैटरी है, 36 वोल्ट का बैटरी है, गाड़ी वगैरह में जो होता है, तो क्या वो तो फिक्स हो गया. तो फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम कैसे कह सकते हैं कि करंट डिपेंड, वोल्टेज डिपेंड करता है करंट पे. हम किसी तरीके से करंट को, मान लिया 5 वोल्ट का बैटरी है, किसी तरीके से करंट को हम कंट्रोल करना शुरू कर दिए, किसी भी तरीके से. ठीक है, जैसे रेगुलेटर यूज करके करते हैं ना करंट कंट्रोल. तो क्या इसका हम इस डिवाइस का, चाहे वो डिवाइस बल्ब हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मोटर हो, क्या उसका वोल्टेज रेटिंग हम बदल सकते हैं क्या? नहीं ना. यानी अगर ये 5 वोल्ट का छोटा सा सेल है, इसका बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते. दैट इज वाई आई डिपेंड्स ऑन वी. ये ट्रू है. ये इसको हम बना दिए हैं हम लोग फॉर आवर से एक आसानी से याद करने के लिए. एक्चुअली में जो करंट होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप पे डिपेंड करता है. अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 5 वोल्ट है, इसको अगर 10 वोल्ट कर दें तो ऑब्वियसली करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. दिस इज व्हाट जॉर्ज साइमन ओम ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो ये था कहानी पीछे का, हम लोगों ने क्या बना दिया है. तो ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आते हैं. समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहे थे जो. ठीक है. सो व्हाट इफ यू आर स्टडिंग लाइक बुक लाइक पियर्सन, यू विल गेट व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है, सो दैट इज अ स्टैंडर्ड बुक. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSE, I am covering that too. So what the statement you will get in Pearson is a statement. If the physical condition, इसी को क्या बोल सकते हैं? A state of conductor of
conductor remains of the conductor remains same, ठीक है, जब सेम रहता है then the potential drop across terminal या टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं, टर्मिनल्स wears a simple, ठीक है, सिंपल और कांस्टेंट, बेटर ये होगा, कांस्टेंट रेशियो विद किसके, विद करंट flowing through the conductor, This is what the statement is, and what we know, what we have done it like this. जो अभी मिलेगा आपको कि the potential drop across two terminals of a conductor is, अब बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, is directly proportional to the current flowing through it. आप लोगों को flowing through it, आप लोगों को यही बताया जाता है, ठीक है। यह स्टेटमेंट हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बट दिस स्टेटमेंट इज हाफ, ये अधूरा है, पूरा स्टेटमेंट ये है। ये क्लियर है? इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ये है तो हमेशा आप ये लिखिए, आपको गलत नहीं काटेगा, लेकिन इसमें क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा कि क्या कंडीशन, इफ़ यहाँ लगा दीजिएगा, इफ़ फिजिकल कंडीशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर ये लगा देते हैं तो आपका स्टेटमेंट अब पक्का, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम आपको कहानी बता दिए कि क्या था, ये दो स्टेटमेंट भी बता दिए। अब आइए तो क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली मिटा करके ही बताते हैं हम लोग को, नहीं लिखने का नीचे लिख सकते थे, लेकिन हम मिटा करके बताते हैं कि व्हाट मैथमेटिकली बी राइट। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो सिंपली क्या हुआ, रूल के अनुसार v प्रोपोर्शनल टू i, आपको इंसेट में भी यही मिल जाएगा, ठीक है। गलत नहीं लिखा हुआ, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बस तरीका बदल दिए हैं हम लोग अपनी आसानी के लिए। आपको ये भी पता होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भगाते हैं, कहते तू भाग, तो कोई एक कहता है अगर मैं भागा तो कोई आएगा, तो आया कौन, ये v इज इक्वल टू आर आई। अब कहेगा सर आप तो और कुछ और लिख दिए हैं, अरे एक्चुअली में आया ही ना, इसी को हम लोगों ने फिर क्या लिखा है, v बराबर आई आर। सो नाउ व्हाट दिस आर इज, दिस आर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन और उठना चाहिए कि सर इसका नाम आखिर रेसिस्टेंस ही क्यों पड़ा। आप लोग को बता देता है इतना, बस ठीक मस्त हो जाते हैं स्कूल में बता करके सभी लोग, लेकिन आप पूछना चाहिए, यू शुड आस्क व्हाई द नेम रेसिस्टेंस, व्हाई नॉट अदर नेम। तो देयर्स एन एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट वी कैन राइट, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी कैन राइट इट, ओके। सो सी, इफ v इज केप्ट कांस्टेंट, हमने क्या करा, v को कांस्टेंट मान लिया,
then if I increases, denominator increases, that means whole R will what? Decreases. If current decreases, R increases. So what we observe from here, that current is very low, then resistance is very high. That means the property of material is that what? Resistance. And that means what? Resisting the flow of current. So that's why the name given is what? Resistance. ये है reason. I am not telling anything extra. This is what you should know. Okay? Clear? Everything is clear? Okay. So you got it? अब now one more question from my side. कहिएगा सर आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जरूरी है. From where this resistance came? हमने तो क्या लिया था? एक कंडक्टर लिया था, एक वायर लिया था. तो आखिर ये रेसिस्टेंस कहाँ से जनरेट हो गया? खुद ब खुद. क्या खुद ब खुद हो गया? ऑब्वियसली खुद ब खुद ही हुआ. तो आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसको समझिए. जैसे मान लिया वायर लिया हमने, ठीक है, इसके क्रॉस क्या किया? पोटेंशियल ड्रॉप लगाया, ठीक है. तो क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा चार्ज का, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है. तो जो वायर होगा उसका क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, साथ साथ प्रोटॉन्स भी होंगे. तो ये क्या करता है? जो नेगेटिव चार्ज है, कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है. अब जब ये नेगेटिव इस तरीके से चल रहा है, कहीं से आके पॉजिटिव से टकरा गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा. ये नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. तो ये तो हो गया कि होने के कारण कुछ और संभव हो सकता है. अब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकरा गया तो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ श्योरली पॉसिबल. तो इसके कारण से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन खुद ही रेसिस्टेंस क्रिएट कर देता है. तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ बोलते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एक्चुअली 11-12 का पार्ट है, 12th का, बट यू शुड नो फ्रॉम वेयर दिस रेसिस्टेंस came. So this is the idea behind it. Somewhere it collide with positive charge, somewhere electron itself, then this what created the collision, due to which the resistance created inside within, and who is responsible? Electron itself. So now it should be clear. ठीक है. तो ये रहा मैथमेटिकल फॉर्म और ये रहा क्वेश्चन. अब रहा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए. तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का ये डेफिनेशन होता है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है कोई भी कंडक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. तो आज ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में क्लियर हुआ. अब अगले क्लास में ओम्स लॉ पे कुछ क्या होंगे? क्वेश्चंस. और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये है क्या? ठीक है. आप कमेंट भी करिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. अगर लाइक लगा तो सॉरी, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.